गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के पिछले वीडियो में अपन ने हाइब्रिड विगर या संकरोज के बारे में चर्चा की थी। इसी कड़ी में जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे वह है पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण। तो पेडिग्री या वंशावली विश्लेषण पादप प्रजनन के अंदर एक प्रयोग की जाने वाली ब्रीडिंग मेथड है जिसके द्वारा वांछित लक्षणों वाली उन्नत किस्में विकसित की जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रजनन की वंशावली विधि का क्या आधार या क्या उसका उद्देश्य है। तो ये स्वपरागित फसलों में जो संकरण कराया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य है दो या अधिक जीन प्रारूपों से मिलने वाले वांछित लक्षणों को आपस में संयोजित कर नई किस्म उत्पन्न करना। स्वपरागित फसलों में नवीन किस्मों के उत्पादन हेतु वंशावली विधि का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इस विधि में उत्तम व विविध विभिन्नता वाले जनकों का चयन किया जाता है। उसके पश्चात उनके मध्य संकरण करवाया जाता है। वांछित लक्षणों के आधार पर F1 संकर समष्टि में से पौधों का चयन किया जाता है। F1 पीढ़ी में अत्यधिक विषम युग्मजता या हेटेरोजाइगोसिटी के कारण F2 पीढ़ी में विविधता भी अत्यधिक होती है। इसके बाद F2 पीढ़ी में कुछ गुणात्मक लक्षणों जैसे रोगरोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस आदि के लिए चयन प्रारंभ किया जाता है। F3 पीढ़ी में गुणात्मक लक्षणों के लिए पुनः चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये प्रक्रिया निरंतर F6 पीढ़ी तक जारी रखी जाती है। F4 पीढ़ी के बाद एकल पौधों का चयन करके ही संततियों का चयन किया जाता है। F4 के बाद किसी संतति विशेष के सदस्यों के बीच विविधता इतनी कम होती है कि उसके भीतर पौधों का चयन निरर्थक या अनुपयोगी रह जाता है। वंशावली विधि की कार्यविधि या मैकेनिज्म। वंशावली विधि की कार्यविधि का आधार वांछित समयुग्मजी पौधों की मिश्रित जनसंख्या में से पौधों का चयन करना है तथा उनके संवर्धन से नवीन किस्म को उत्पन्न करना है। ये विभिन्न चरणों में संपन्न होती है जो क्रमवार निम्न प्रकार है। फर्स्ट है प्रथम वर्ष या जनकों का संकरण। संकरण के लिए जनकों का चयन आनुवंशिक विविधता के आधार पर किया जाता है। उचित चयन पर ही पादप प्रजनन प्रोग्राम की सफलता निर्भर करती है। वंशावली विधि की सफलता जनकों के चयन पर आश्रित होती है, अतः जनकों के मध्य विविधता का होना उपयुक्त परिणामों के लिए आवश्यक है। विविध जनकों के संकरण द्वारा F1 संकर बीजों को एकत्रित किया जाता है जिनकी अगले वर्ष F2 पीढ़ी के लिए बुआई की जाती है। सेकंड है द्वितीय वर्ष जिसमें F1 पीढ़ी। द्वितीय वर्ष में F1 पौधों को उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए बीजों को थोड़ी दूरी पर उगाया जाता है जिससे पौधों की पर्याप्त वृद्धि और तल शाखन या टेलरिंग हो। F2 पीढ़ी के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है तृतीय वर्ष जिसमें F2 पीढ़ी आती है। द्वितीय वर्ष में उगाए गए F1 पौधों के बीजों को उगाकर F2 पीढ़ी तैयार की जाती है। इसमें पर्याप्त दूरी पर बीजों की बुआई की जाती है। इनमें से गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पौधों का चयन किया जाता है। चयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए F2 पौधों को कृत्रिम रूप से रोगों और कीटों से इनोकुलेट या संरोपित किया जाता है।
इन बीजों से आगामी वर्ष में F3 पौधे तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार तृतीय वर्ष की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है चतुर्थ वर्ष, F3 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के प्रत्येक चयन किए गए पौधे से प्राप्त बीजों से उत्पन्न पादप F3 पौधों की संतति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक पंक्ति में पर्याप्त दूरी पर बीजों की बुआई की जाती है। पंक्तियों से वांछित पौधों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है पांचवा वर्ष, F4 पीढ़ी। चतुर्थ वर्ष की तरह ही एकल पौधों का चयन किया जाता है, लेकिन इसमें चयन का आधार श्रेष्ठ पंक्तियां होती है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति के अंदर समयुग्मजता के कारण एक रूपता आ जाती है। इस प्रकार श्रेष्ठ पंक्तियों का चयन किया जाता है पांचवें वर्ष के अंतर्गत। छठा वर्ष, F4 पीढ़ी की तरह चुने गए पौधों को F5 संतति पंक्तियों में बोया जाता है। अधिकतर संतति एक रूप होती है, इसलिए चयन संततियों के बीच से न होकर संतति में से ही होता है। बीज बोने की दर किसान द्वारा उपयोग में लानी जाने वाली दर के स्तर पर होती है। उत्तम व एक रूपता वाली संततियों के लिए सभी पौधों के बीजों को मिलाकर संहति बना ली जाती है। मास उपज की आरंभिक मूल्यांकन परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। सातवां वर्ष और उसके पश्चात, सामान्यतया F6 पीढ़ी के बाद की पीढ़ियों में कोई पृथक्करण सतत नहीं होता। अगर कोई संतति में वियोजन होता है तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। एक रूपी और श्रेष्ठ संततियों का चयन किया जाता है। बीजों का एक जगह सस्यन या हार्वेस्टिंग की जाती है। इन्हें यथोचित जांच किस्म के लिए 7 प्रतिकृत परीक्षणों के लिए बोकर उपज तथा अन्य गुणों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। श्रेष्ठ संततियों का परीक्षण फिर कई स्थानों पर 5 वर्ष तक किया जाता है। इस प्रकार वंशावली विधि द्वारा एक किस्म को उत्पन्न करने में लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। इस चित्र के अंदर अपन प्रजनन की वंशावली विधि को, विभिन्न चरणों को डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार F1, F2, F3, F7, F12 तक की पीढ़ियाँ उत्पन्न करके नई किस्म का विकास किया जाता है। अब आता है वंशावली विधि के गुण। क्या क्या इसके गुण हैं? तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के बाद स्वपरागित पौधों में वंशावली विधि अधिक प्रभुत्व वाली सिद्ध हुई। ये विधि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के लक्षणों के लिए संतोषजनक साबित हुई है। इसलिए स्वपरागित या सेल्फ पोलिनेटेड फसलों के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जिन फसलों में प्रत्येक पौधे का सस्यन सुगमता से किया जाता है, उनके लिए यह विधि तीव्र, नियमनिष्ठ और अति उत्तम सिद्ध हुई है। यह विधि पादप प्रजनक को आनुवंशिक सूचनाएं उपलब्ध कराने में सहायक है। इस प्रकार ये कुछ वंशावली विधि के गुण है। अब आते हैं वंशावली विधि के दोष कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक या कमियां है। तो पहला दोष है ये एक श्रम साध्य, अधिक श्रम कराने वाली, लंबी, ज़्यादा समय चलने वाली और एक खर्चीली विधि है। इसका सेकंड है कि प्राकृतिक चयन का इसमें कोई योगदान नहीं होने के कारण इसकी सफलता पादप प्रजनक जो वैज्ञानिक है उसकी क्षमता पर ही निर्भर करता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चयन का कोई योगदान नहीं है। तो जैसी पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर की कैपेबिलिटी होगी उसी पर उसका सक्सेस डिपेंड करेगा। जटिल गुणों तथा सीमित समष्टि के लिए चयन की सफलता इसमें अनिश्चित होती है। अब लास्ट आता है वंशावली विधि की उपलब्धियाँ। क्या क्या इसके उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है? तो स्वपरागित फसलों में इस विधि के द्वारा कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार है। जैसे गेहूँ के अंदर इसमें कई सारी किस्में हैं जो वंशावली विधि द्वारा विकसित की गई है। गेहूँ में है K65, K68, WL 711 और NP श्रृंखला। ये कुछ किस्में हैं जो वंशावली विधि की देन है। इसी तरह
चावल के अंदर जया, पद्मा, बाला और रत्ना किस्में। इसी प्रकार टमाटर के अंदर पूसा, अर्ली, ड्वार्फ आदि कुछ उन्नत किस्में। इस प्रकार वंशावली विधि को अपन ने इस वीडियो के माध्यम से जाना, जिसमें इसकी प्रक्रिया, इसके गुण, दोष और उपलब्धियों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। सभी को धन्यवाद।